गुड मॉर्निंग। मैं वंदना गोविल, सह आचार्य भूगोल विभाग, श्री गोविंद सिंह गुर्जर राजकीय महाविद्यालय नसीराबाद। बीए पार्ट फर्स्ट में फिजिकल ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत या विस्थापन सिद्धांत। वैगनर ऐसे प्रथम भूगोलवेता कह सकते हम जिन्होंने पहली बार स्थल के स्थायित्व को नकार दिया और प्रवाह के बारे में अपने विचार रखे। लेकिन पृथ्वी के स्थायित्व की धारणा के विपरीत ये प्रवाह के विषय में सर्वप्रथम 1858 में ओंटिन्यू स्नीडर ने भी अपना मत व्यक्त किया था और स्नीडर का मुख्य उद्देश्य कार्बोनिफेरस युग के यूरोप की कोयले की तहों में विद्यमान वनस्पतियों के अवशेष और उत्तरी अमेरिका की कोयला परतों की वनस्पतियों के अवशेष की समानता की व्याख्या करना था। किंतु महाद्वीपीय प्रवाह का एक सिद्धांत के रूप में प्रतिपादन सर्वप्रथम ग्रिफिथ टेलर ने 1908 में किया। किंतु टेलर महाद्वीपीय प्रवाह के लिए उत्तरदायी समर्थ बल को स्पष्ट नहीं कर सके और अन्य भ्रांतियों के कारण वर्तमान में उनका मत विद्वानों को मान्य नहीं है। किंतु वैगनर द्वारा प्रस्तुत प्रवाह सिद्धांत एक व्यापक और विस्तृत सिद्धांत है जिससे भूमंडल की कई समस्याओं पर प्रकाश डाला गया। किंतु वर्तमान में 1914 से लेकर 1960 तक इस सिद्धांत की उपयोगिता रही, लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी या पटल विवर्तनिकी सिद्धांत के विकसित होने के बाद इस सिद्धांत की सार्थकता प्राय समाप्त सी हो गई है। प्रोफेसर अल्फ्रेड वैगनर जर्मनी के प्रसिद्ध जलवायु तथा भूशास्त्रवेता थे और इन्होंने अपने सिद्धांत का प्रतिपादन 1912 में किया, परंतु इसका विवेचन प्रथम विश्व युद्ध के कारण 1915 या 1920 में ही हो सका। इनके विचार जर्मन में थे और 1924 में जब इनका ट्रांसलेशन इंग्लिश में हुआ तब विद्वानों का ध्यान इस ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने अपनी पुस्तक डाई एंटेस्टिहंग डर कॉन्टिनेंट इन ओशन में प्रवाह सिद्धांत की विवेचना की। वैगनर के सामने मूलभूत समस्या थी जलवायु संबंधी परिवर्तन, क्योंकि भूमंडल पर अनेक क्षेत्रों में ऐसे प्रमाण मिलते हैं जिसके आधार पर यह ज्ञात होता है कि एक ही स्थान पर जलवायु में समय समय पर अनेक परिवर्तन हुए हैं। जैसे अंटार्कटिका महाद्वीप पर कोयले का पाया जाना ये प्रमाणित करता है कि कभी वहाँ उष्ण आर्द्र जलवायु रही होगी, जबकि वर्तमान में वहाँ हिमावरण पाया जाता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय भारत में भी हिमावरण के कुछ चिन्ह मिले हैं, जिससे ये पता चलता है कि कभी प्रायद्वीपीय भारत की जलवायु काफ़ी शीतल रही होगी, जबकि वर्तमान में यहाँ उष्ण और आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इसी प्रकार दक्षिणी अमेरिका व अफ्रीका में भी कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के अवशेष पाए जाते हैं। इसी तरह से ग्लोसोप्टेरिस वनस्पति का दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका तथा ऑस्ट्रेलिया में पाया जाना, इस प्रकार जलवायु संबंधी विभेदों की व्याख्या एक समस्या सी बन गई थी, जिसका स्पष्टीकरण करना वैगनर का मुख्य ध्येय था। इन विभेदों को दो तरह से स्पष्ट किया जा सकता था। यदि स्थल भाग अपनी जगह पर स्थिर रहे हैं तो जलवायु कटिबंधों में समय समय पर परिवर्तन हुआ होगा, जिससे एक ही स्थान पर कभी उष्ण और कभी आर्द्र और कभी शीत जलवायु रही होगी, परंतु ऐसे स्थानांतरण के प्रमाण नहीं मिलते हैं। दूसरा, यदि जलवायु कटिबंध स्थिर रहे हैं तो स्थल भागों का स्थानांतरण हुआ होगा। वैगनर ने स्थल के स्थायित्व को पूर्णतः अस्वीकार कर दिया और स्थल के प्रवाह में विश्वास व्यक्त किया है। इस प्रकार वैगनर ने जलवायु संबंधी विभेदों को स्पष्ट करने के लिए महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत का प्रतिपादन किया, जिसके जरिए पर्वत निर्माण की समस्या, समुद्री द्वीपीय चापों की उत्पत्ति, कार्बोनिफेरस काल के हिमावरण को समझने का प्रयास किया गया है। वैगनर के सिद्धांत के मुख्य आधार। वैगनर ने पूर्व जलवायु शास्त्र, पूर्व वनस्पति शास्त्र, भूशास्त्र और भूगर्भ शास्त्र के प्रमाणों के आधार पर ये माना
कि कार्बोनिफेरस युग में समस्त स्थलखंड एक ही स्थलभाग के रूप में संलग्न थे। इस स्थलखंड को वैगनर ने इस विशाल महाद्वीप को वैगनर ने पैंजिया नाम दिया। इस स्थलभाग पर छोटे छोटे सागरों का भी विस्तार था, किंतु पैंजिया चारों तरफ से एक विस्तृत जलीय भाग द्वारा घिरा हुआ था और इस विशाल जल भाग का नाम वैगनर ने पैंथालासा रखा। इसी प्रकार पैंजिया का उत्तरी भाग लॉरेंशिया और जिसमें उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया को सम्मिलित किया गया था, तथा उसका दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड जिसमें दक्षिणी अमेरिका, अफ्रीका, मेडागास्कर, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका को सम्मिलित किया गया। स्वेस की तरह ही वैगनर ने भी पृथ्वी को 3 विभिन्न परतों का संगठन माना। ऊपरी परत को सियाल का बना माना, जिसके नीचे सीमा व निफे की स्थिति मानी गई, अर्थात महासागरीय ठोस भाग सियाल व महासागरों की तली को सीमा का बना माना है। सीमा के ऊपर सियाल का ये भाग बिना किसी रुकावट के तैर रहा था, क्योंकि सीमा सियाल से हल्की थी, उसका घनत्व कम था, तथा पैंजिया के ऊपर जो कुछ छिछले सागर थे बाद में वो मोरदार पर्वतों के रूप में बदल गए। ये छिछले सागर मुख्यतः पैंजिया के मध्य और पश्चिमी किनारों पर स्थित थे। वैगनर ने पुनः ये कल्पना की कि कार्बोनिफेरस युग में पैंजिया का दक्षिणी ध्रुव अफ्रीका के डरबन जो कि नेटाल था पहले के पास था, दूसरे शब्दों में पैंजिया के मध्य में था, तथा उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों की स्थिति में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। इस प्रकार वैगनर के सिद्धांत का कार्यान्वयन कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होता है। उन्होंने बताया कि कुछ शक्तियों द्वारा पैंजिया का विभंजन हुआ तथा स्थल भाग एक दूसरे से अलग हो गए। परिणाम स्वरूप महाद्वीप व महासागरों का वर्तमान स्वरूप सामने आया। उन्होंने अपने सिद्धांत के पक्ष में कुछ प्रमाण भी जुटाए। वैगनर ने ये बताया कि कार्बोनिफेरस युग में सभी स्थलखंड एक दूसरे से जुड़े हुए थे। भूगर्भिक बनावट, जलवायु और वनस्पति के वितरण के आधार पर वैगनर ने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया कि प्रारंभ में एक ही स्थल भाग था। विभंजन व प्रवाह के कारण महाद्वीप एक दूसरे से अलग हो गए और महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप सामने आया। वैगनर ने पुनः ये भी बताया कि सभी महाद्वीपों को जोड़कर पैंजिया का रूप दिया जा सकता है। इसके लिए उन्होंने निम्न प्रमाण प्रस्तुत किए। वैगनर के अनुसार अंध महासागर के दोनों तटों पर भौगोलिक एकरूपता पाई जाती है, अर्थात दोनों तट एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह से किसी भी वस्तु के 2 टुकड़े कर उसे पुनः मिलाया जा सकता है, उसी तरह उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट को यूरोप के पश्चिमी तट से तथा ब्राज़ील के उभरे हुए भाग को गिनी की खाड़ी में रखा जाए तो वो एक दूसरे में पूर्ण रूपेण समा जाएगा। इसे उन्होंने जुक्टापोजिशन या जिक्सॉफेट अर्थात पुनर्मिलन या स्थापन कहा है। परंतु वैगनर ने जलमग्न महाद्वीपीय चबूतरों पर विचार नहीं किया, जिससे पुनर्स्थापन में या जिक्सॉफेट अरेंजमेंट में बाधा उत्पन्न होती है। दूसरा, भूगर्भिक प्रमाणों के आधार पर भी उन्होंने ये बताया कि अंध महासागर यानी अटलांटिक ओशन के दोनों तटों पर पर्याप्त समानता मिलती है। यदि पर्वत क्रम को ही लिया जाए तो दोनों तटों के कैलिडोनियन व हसियन पर्वत क्रमों में समानता पाई जाती है। अंध महासागर के दोनों तटों पर उच्चावच की आकृतियाँ तट के आड़े रूप में पाई जाती हैं। उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तटीय भाग में अपलेशियन पर्वत श्रेणी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में समुद्र में निकल जाती है तथा पुनः दक्षिणी पश्चिमी आयरलैंड, वेल्स और मध्य यूरोप की पर्वत श्रेणियों के रूप में प्रकट होती है। इसी प्रकार इन दोनों तटों के हर्सिनियन व वॉरस्किन युग के पर्वत क्रमों की बनावट और दिशा में भी हमें पर्याप्त समानता दिखाई देती है। इसी तरह से दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका के केप प्रांत के मोरदार पर्वत अर्जेंटीना के सियरा डी टिडल से पूर्णतया मेल खाते हैं। दक्षिणी अमेरिका तथा अफ्रीका के ब्राज़ीलाइट्स पर्वत भी पूर्णतया साम्य रखते हैं। इस प्रकार दोनों तटों के पर्वत क्रमों में अनेक साम्य प्रस्तुत किए जा सकते हैं, जिससे
ये प्रमाणित किया जा सकता है कि अंध महासागर के या अटलांटिक ओशन के दोनों तट परस्पर एक दूसरे से मिलाए जा सकते हैं। तीसरा, यदि दोनों तटों की संरचना का विचार किया जाए तो भी साम्य दिखाई देता है। इस क्षेत्र में ड्यूटॉइट ने पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी तथा अफ्रीका के पश्चिमी तटों का गंभीर अध्ययन करके बताया कि दोनों तटों की संरचना में पर्याप्त साम्य है तथा ये प्रवाह सिद्धांत द्वारा अच्छी तरह से समझाए जा सकते हैं। परंतु ड्यूटॉइट के अनुसार दोनों तट पूर्णतया नहीं मिलाए जा सकते। इनमें 400 से 800 किलोमीटर का अंतर आ गया है। संभवतः इन भागों में बाद में अवसादों के निक्षेप के कारण महाद्वीपीय मग्न तटों का विकास हुआ होगा। चौथा, भूगणितीय प्रमाणों के आधार पर यह बताया गया कि ग्रीनलैंड निरंतर 20 मील प्रति वर्ष की गति से पश्चिम की ओर सरक रहा है, क्योंकि अमेरिका और ग्रीनलैंड के बीच की दूरी में अंतर आ रहा है। सन 1930 के बाद इसके पश्चिम की ओर खिसकने के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं। छठा, स्कैंडिनेविया के उत्तरी भाग में पाए जाने वाले लेमिंग नामक छोटे छोटे जंतु, जो कि चूहे जैसे ही होते हैं, अधिक संख्या में हो जाने पर समूह के रूप में पश्चिम की तरफ पदार्पण करते हैं, परंतु आगे स्थल न मिलने के कारण ये सागर में जलमग्न हो जाते हैं। इससे प्रमाणित होता है कि अतीत काल में जल स्थल भाग एक दूसरे से मिले हुए थे, तो ये जंतु पश्चिम की तरफ जाया करते थे, परंतु प्रवाह के कारण स्थल भाग पश्चिम की ओर स्थानांतरित हो गए और उनका ये स्वभाव अभी भी मौजूद है, क्योंकि कोई भी प्रजाति इस तरह का जीनोसाइड या होमोसाइड नहीं करती है। नेक्स्ट हम लेते हैं 7th, ग्लोसोपिटेरिस वनस्पति का भारत, दक्षिणी अफ्रीका, फॉकलैंड द्वीप, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका महाद्वीप में पाया जाना ये प्रमाणित करता है कि ये सभी स्थल भाग किसी समय एक दूसरे से जुड़े हुए थे। नेक्स्ट 8th पॉइंट है, कार्बोनिफेरस युग के हिमानीकरण से भी एक स्थल भाग का होना प्रमाणित होता है, क्योंकि इस हिमानीकरण का प्रभाव हमें ब्राज़ील, फॉकलैंड द्वीप, दक्षिणी अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत और ऑस्ट्रेलिया में भी दिखाई पड़ता है। और ये तभी संभव है कि जबकि सभी स्थल भाग एक दूसरे से जुड़े रहे हों और उस समय दक्षिणी ध्रुव नेटाल यानी डरबन के पास हो। उपयुक्त साक्ष्यों के आधार पर वैगनर ने ये प्रमाणित करने का प्रयास किया कि कार्बोनिफेरस युग में सभी स्थल भाग एक दूसरे से जुड़े हुए थे। महाद्वीपीय प्रवाह के कारण ही पैंजिया में विभंजन हुआ और स्थल भाग व महासागरों का वर्तमान वितरण सामने आया। सिद्धांत की प्रक्रिया किस रूप में ये महाद्वीपों में प्रवाह संपन्न हुआ, इसके लिए वैगनर प्रवाह संबंधी यानी प्रत्येक प्रवाह सिद्धांत में प्रवाह के लिए उत्तरदायी बल का उल्लेख किया गया है और यही पहलू प्रत्येक सिद्धांत को कमजोर बनाता है या उसकी आलोचना होती है, क्योंकि इस इतने बड़े स्थल के विशाल स्थानांतरण के लिए समर्थ बल को समझाना बहुत मुश्किल है। वैगनर के अनुसार पैंजिया का विभंजन हुआ और प्रत्येक भाग अलग हो गया, जिससे विभिन्न द्वीपों का महाद्वीपों का वर्तमान स्वरूप सामने आया। वैगनर के अनुसार इस तरह महाद्वीपीय प्रवाह के लिए दो बल उत्तरदायी रहे, जिसके कारण महाद्वीपों का प्रवाह भी दो अलग अलग प्रकार से हुआ। प्रथम भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह और द्वितीय पश्चिम की ओर प्रवाह। किंतु वैगनर के अनुसार कार्बोनिफेरस युग में भूमध्य रेखा की स्थिति वर्तमान के जैसी नहीं थी। ध्रुवों तथा भूमध्य रेखा की स्थिति में भी बहुत समय पर बहुत अधिक परिवर्तन हुए हैं। इस प्रवाह के लिए वैगनर ने गुरुत्वाकर्षण बल और प्लवनशीलता बल ग्रेविटेशनल फोर्स और फोर्स ऑफ बायोयांसी को उत्तरदायी माना है। स्थल का भूमध्य रेखा की ओर प्रवाह यानी मूवमेंट टुवर्ड्स द इक्वेटर। वैगनर ने यह माना कि महाद्वीपीय भाग सियाल का बना है और ये सीमा से कम घनत्व वाला है
और ये बिना किसी रुकावट सीमा पर तैर रहा है। इस प्रकार भूमध्य रेखा की तरफ प्रवाह स्थल भाग के गुरुत्व केंद्र और उसके प्लवनशीलता बल के संबंधों पर आधारित हैं। प्राय ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत काम करते हैं, परंतु चूंकि पृथ्वी का आकार अंडाकार एलिप्सॉइडल है, इसलिए ये प्रत्यक्ष रूप में विपरीत दिशा में कार्य नहीं करते। यदि प्लवनशीलता बिंदु गुरुत्व केंद्र के नीचे होता है तो प्रवाह भूमध्य रेखा की ओर होगा और इसी गति के कारण महाद्वीपों का प्रवाह भूमध्य रेखा की ओर हुआ। महाद्वीपों का पश्चिम की ओर प्रवाह या वेस्टवर्ड मूवमेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स, इसका प्रमुख कारण वैगनर ने सूर्य और चंद्रमा की सम्मिलित ज्वारीय शक्ति यानी टाइडल फोर्स माना है। जब चंद्रमा की भ्रमण गति तीव्र रही होगी तो ये बल और अधिक प्रबल रहा होगा। पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है और ये ज्वारीय रगड़ यानी टाइडल फ्रिक्शन भ्रमण पर रोक या ब्रेक का काम करता है और इसका प्रभाव निचले भागों में अधिक पड़ता है। फलस्वरूप महाद्वीपीय भाग भ्रमण में या घूर्णन में पृथ्वी का साथ नहीं दे पाए और पीछे छूट गए। इस कारण महाद्वीपीय भागों का पश्चिम की ओर प्रवाहित होने लगे और वैगनर द्वारा प्रस्तुत ये दोनों ही बल वर्तमान में प्रवाह के लिए उपयुक्त नहीं जान पड़ते हैं। महाद्वीपों का वास्तविक प्रवाह एवं जल और स्थल का वर्तमान स्वरूप। वास्तव में महाद्वीपों का प्रवाह ध्रुवों से स्थल के दूर होने के रूप में हुआ है, जिसे वैगनर ने फ्लाइट फ्रॉम द पोल्स या ध्रुवों से महाद्वीपों का उड़ना कहा है। भूमध्य रेखा तथा दोनों ध्रुवों की स्थिति में भी पर्याप्त अंतर आया है। ध्रुवों के हटने की क्रिया को वैगनर ने वॉन्डरिंग ऑफ पोल्स कहा है। विभिन्न भूगर्भिक कालों में ध्रुवों तथा भूमध्य रेखा की स्थिति अलग अलग थी। सिल्यूरियन युग में उत्तरी ध्रुव वर्तमान 14 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 124 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर था और दक्षिणी ध्रुव की स्थिति मेडागास्कर के उत्तर पूर्व में थी। कार्बोनिफेरस युग में उत्तरी ध्रुव की स्थिति 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 147 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर थी और दक्षिणी ध्रुव की स्थिति नेटाल या डरबन के पास थी। टर्शरी युग में उत्तरी ध्रुव की स्थिति 51 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 153 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर थी और दक्षिणी ध्रुव की स्थिति अफ्रीका के 53 डिग्री दक्षिणी यानी 53 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के आसपास थी। इस प्रकार सिल्यूरियन युग में भूमध्य रेखा की स्थिति सर्वाधिक उत्तर में थी तथा ये नॉर्वे के उत्तर से होकर गुजरती थी। टर्शरी युग में भूमध्य रेखा वर्तमान अल्पाइन पर्वतीय क्षेत्र से होकर गुजरती थी। वैगनर के अनुसार पैंजिया का विभंजन तथा महाद्वीपों का प्रवाह कार्बोनिफेरस युग में यानी आज से 36 से लेकर 20 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ। सर्वप्रथम पैंजिया का विभंजन 2 भागों में हुआ। उत्तरी भाग लॉरेंशिया और दक्षिणी भाग गोंडवानालैंड कहलाया। बीच का भाग टेथीस के रूप में बदल गया। इसे ओपनिंग ऑफ टेथीस या टेथीस का खुलना कहते हैं। ये विभंजन स्थल के उत्तर की तरफ प्रवाह के कारण हुआ। जुरेसिक काल में गोंडवानालैंड का विभंजन हुआ, जिससे मेडागास्कर प्रायद्वीप, भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका गोंडवानालैंड से अलग हो गए। लगभग इसी समय ज्वारीय बल के कारण उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका पैंजिया से अलग होकर पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो गया। वैगनर के अनुसार सियाल के बने ये महाद्वीप सीमा पर बिना किसी रोक टोक प्रवाहित हो रहे थे। प्रायद्वीपीय भारत के उत्तर की ओर खिसकने के कारण हिंद महासागर का निर्माण हुआ। वैगनर के अनुसार सभी स्थल भाग समान गति से प्रवाहित नहीं हो रहे थे। अंध महासागर का आकार एस अक्षर के समान है तथा प्रशांत महासागर का लगभग आधा है। अंध महासागर की तली का आकार व स्वरूप दोनों अमेरिकाओं के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने से प्राप्त हुआ है। उत्तरी अमेरिका का भाग दक्षिणी अमेरिका की अपेक्षा अधिक प्रवाहित हुआ, जिसके कारण अंध महासागर यानी अटलांटिक का वर्तमान एस स्वरूप प्राप्त हुआ। दक्षिण में स्थलीय प्रवाह के समय अंटार्कटिक महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया का साथ नहीं दे पाए
और पीछे छूट गए। वैगनर के अनुसार प्रारंभ में प्रशांत महासागर वर्तमान समय की अपेक्षा 2 गुना बड़ा था। इसका वर्तमान स्वरूप उस पर तीनों दिशाओं से स्थलीय आक्रमण के फलस्वरूप प्राप्त हुआ है। दोनों अमेरिका पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहे थे, इससे इसका क्षेत्रफल कम हो गया। अमेरिकाओं के पश्चिम की ओर प्रवाहित होते समय रुकावट कम हुई, अतः प्रशांत महासागर की पूर्वी सीमा सीधी और सुलझी हुई है, जबकि एशिया के पश्चिम की ओर प्रवाह के कारण कुछ भाग पीछे छूट गया। इस कारण प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में द्वीपों से भरा हुआ है और प्रशांत महासागर के दोनों तटों में बहुत अधिक असमानता पाई जाती है। हिंद महासागर का निर्माण स्थल भाग के पश्चिम की तरफ तथा भूमध्य रेखा की ओर, प्रायद्वीपीय भारत उत्तर की तरफ और ऑस्ट्रेलिया दक्षिण की तरफ प्रवाह के कारण हुआ है। इस तरह स्थल और जल का वर्तमान स्वरूप प्लायोसिन पीरियड तक पूरा हो चुका था। वैगनर ने प्रवाह सिद्धांत के सहारे ही मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति की समस्या को समझाने का भी प्रयास किया है। वैगनर के अनुसार महाद्वीप जब सीमा पर तैर रहे थे और पश्चिम की ओर प्रवाह के कारण उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका पर प्रवाहित हो रहे थे, उस समय सीमा द्वारा रुकावट के कारण महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे मोड़ में बदल गए तथा एंडीज और रॉकी पर्वतों का निर्माण हुआ। इसी प्रकार यूरेशिया, अफ्रीका तथा प्रायद्वीपीय भारत के भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होने अथवा एक दूसरे की तरफ सरकने से टेथीज भूसन्नति मोड़ में बदल गई, जिससे टर्शी युग की अल्पाइन पर्वत श्रेणियों की रचना हुई। यहाँ पर वैगनर के इस मत की अत्यधिक आलोचना की गई, क्योंकि वैगनर ने परस्पर 2 विरोधाभासी मतों का प्रतिपादन किया। एक तरफ वह कहते हैं कि सियाल सीमा पर बिना किसी रुकावट के तैर रहा था, दूसरी तरफ वे कहते हैं कि सीमा द्वारा रुकावट उत्पन्न करने के कारण मोरदार पर्वतों की उत्पत्ति हुई। अतः वुलरिज और मॉर्गन के अनुसार प्रवाह सिद्धांत पर्वत निर्माण की समस्या में कठिनाइयां प्रस्तुत करने की अपेक्षा सुलझाने का प्रयास अधिक करता है। इसी तरह से वैगनर ने अपने सिद्धांत के द्वारा समुद्र द्वीप तोरण की उत्पत्ति को समझाने का भी प्रयास किया है। उन्होंने कहा, महाद्वीपीय प्रवाह की गति में शिथिलता के आने के कारण इनका निर्माण हुआ। प्रशांत महासागर के पूर्वी किनारों पर इन द्वीपों की कमी है, जबकि पश्चिमी किनारों पर ये बहुतायत में है। वैगनर के अनुसार जब एशिया स्थल भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था तो पूर्व का कुछ भाग प्रवाह का साथ नहीं दे पाया और पीछे छूट गया। इसके कारण 2 कारण बताए गए। इन द्वीपों का संबंध महासागरीय ठोस तली से था। दूसरा, एशिया का भाग पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रहा था। इस प्रकार जब दोनों अमेरिका महाद्वीप पश्चिम की तरफ प्रवाहित हो रहे थे, उस समय भी स्थल का कुछ भाग पीछे छूट गया और पश्चिमी द्वीप समूह का निर्माण हुआ। टिएरा डेल फ्यूगो और अंटार्कटिका महाद्वीप के मध्य स्थित द्वीपों का निर्माण दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम की ओर प्रवाहित होने के कारण हुआ। वैगनर के सिद्धांत का मूल्यांकन। वैगनर द्वारा प्रतिपादित प्रवाह सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य अतीत काल में हुए जलवायु संबंधी परिवर्तनों का समाधान करना था, परंतु जैसे जैसे समस्याएं आती गईं उनका सिद्धांत बढ़ता गया। परिणाम ये हुआ कि विद्वान ये कहने लगे कि वैगनर अधिक लोभ में पड़ गए और अनेक गलतियां कर बैठे। कई स्थानों पर वो परस्पर विरोधी बातें भी कह गए। वर्तमान में उनके प्रवाह सिद्धांत की आलोचना निम्न तर्कों के आधार पर की जाती है। पहला, प्रवाह के लिए अपर्याप्त बल। महाद्वीपों के बड़े पैमाने पर प्रवाह के लिए वैगनर ने जिस बल का उल्लेख किया है वे सर्वथा अपर्याप्त है। महाद्वीपों के पश्चिम की ओर प्रवाह के लिए वैगनर ने ज्वारीय शक्ति को उत्तरदायी माना है, परंतु इस शक्ति से महाद्वीपों का प्रवाह तभी संभव है जबकि वर्तमान की ज्वारीय शक्ति से ये 90 करोड़ अरब गुना अधिक हो, और यदि इतनी शक्ति महाद्वीपीय प्रवाह के समय उस समय रही होती तो शायद पृथ्वी का परिभ्रमण एक ही वर्ष में बंद हो गया होता। इसी प्रकार विषुवत रेखा यानी उत्तर की ओर प्रवाह के लिए भी गुरुत्वाकर्षण शक्ति पर्याप्त नहीं है, और वास्तव में यदि
उस समय इतनी अधिक शक्ति होती कि महाद्वीप उत्तर की ओर खिसके तो सभी महाद्वीप एक दूसरे से मिल गए होते। इस प्रकार प्रवाह के लिए समर्थ बल पर्याप्त न होने के कारण सिद्धांत को कमजोर बना देता है। दूसरा, परस्पर विरोधी मतों का प्रतिपादन। वैगनर ने परस्पर विरोधी मतों का प्रतिपादन किया है। एक और तो वो कहते हैं कि महाद्वीपीय भाग सियाल का बना है और वो बिना किसी रुकावट के सीमा पर तैर रहा है, किंतु पर्वतों की उत्पत्ति को समझाते हुए उन्होंने लिखा कि सीमा द्वारा रुकावट आने के कारण किनारे वाले भाग मोड़दार पर्वतों में बदल गए। यदि प्रारंभ में सीमा पर कोई रुकावट नहीं थी तो बाद में ये रुकावट कहाँ से आई। दूसरी तरफ सीमा सियाल से कठोर मानी जाती है और यदि ये सत्य है तो सियाल सीमा पर कैसे तैर रहा था। वैगनर के अंध महासागर के दोनों तटीय भागों को पूर्ण रूप से मिलाए जा सकने की बात, यानी पुनः साम्य या जिग्सॉ फिट अरेंजमेंट के बारे में बताया है। स्थलीय भागों में कुछ परिवर्तन लाने के बाद ही ये संभव है। इस प्रकार दोनों तटों की भूगर्भिक बनावट हर जगह पूर्ण रूप से मेल नहीं खाती। चौथा, वैगनर महाद्वीपीय प्रवाह की तिथि एवं दिशा पर समुचित प्रकाश नहीं डाल पाए हैं। उनका सिद्धांत कार्बोनिफेरस युग से प्रारंभ होता है, परंतु उसकी पूर्व पैंजिया किन शक्तियों द्वारा स्थिर रहा, स्थल का प्रवाह कार्बोनिफेरस युग में ही से पहले क्यों नहीं हुआ, इन प्रश्नों का समाधान वैगनर के पास नहीं है। इस प्रकार वैगनर का ये जो सिद्धांत है वर्तमान में गलत सिद्ध होता है, किंतु आज भी ऑब्सलीट होने के बाद भी ये सिद्धांत हमारे सिलेबस में सम्मिलित है, क्योंकि वैगनर ऐसे पहले विद्वान थे जिन्होंने स्थल के स्थायित्व को नकार कर बड़े पैमाने पर स्थल के प्रवाह के बारे में अपने विचार रखे और 1960 तक उनका ये विचार प्रामाणिक बना रहा। लेकिन जब प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी डेवलप हुई, उसका विकास हुआ, तब इनके सिद्धांत की प्रासंगिकता खत्म हो गई। धन्यवाद।